3 अध्याय 3 में है बच्चों परमाणु एवं अणु। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, प्रत्येक पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है तो उसे परमाणु कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह से परमाणुओं से मिलके अणु बनते हैं। तो परमाणु के बारे में है कि ऐसा पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं करते हैं तो उसको परमाणु कहा जाता है। यानी किसी पदार्थ को बारीक करते करते महीन करते करते जब हमें इतना महीन पाउडर इतने महीन कण हो जाए कि हम उनको और बारीक या और महीन कर सकें तो बच्चों उसको बोला जाता है परमाणु। तो पदार्थ का सबसे छोटा परमाणु होता है और परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, अणु मिलके कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व बनाते हैं। तो परमाणु कितने बड़े होते हैं बच्चों, परमाणुओं को हम आँखों से नहीं देख सकते। परमाणु इतने महीन होते हैं कि इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आकार में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। हाँ, ये बात है कि परमाणुओं पर आवेश होता है, ठीक है। वैसे तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है, लेकिन परमाणु में आवेश होता है। आवेश इस प्रकार का होता है। तो बच्चों परमाणु का जो नाभिक होता है, केंद्र होता है, तो परमाणु की समस्त शक्ति परमाणु के नाभिक में या परमाणु के केंद्र में होती है। तो परमाणु के केंद्र में दो आवेशित कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और परमाणु का जो तीसरा अपरमाणु कण है वो नाभिक के बाहर या केंद्र के बाहर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखे जा सकते हैं। किसी भी परमाणु के जो अपरमाणु कण हैं वो नाभिक के बाहर उसके नाभिक के बाहर और नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो बच्चों प्रत्येक परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है जिस पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है जिस पर कोई किसी तरह का आवेश नहीं होता, तो इसको उदासीन बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा परमाणु कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। तो इस तरह से परमाणु की संरचना होती है। परमाणु की साइज या परमाणु की त्रिज्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि इसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी किसी भी तत्व को वर्गों में या कक्षों में विभक्त करना। तो नाभिक के बाहर की पहली कक्षा जो है वो के कक्ष कहलाता है, कोश या कक्ष। तो के कोश में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। के कोश के बाहर का जो कक्ष होता है वह एल कोश होता है। एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और के और एल के बाहर का जो तीसरा कोश होता है, तीसरा कोश या कक्ष, उसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एल कोश जो होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बच्चों प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। यानी परमाणु का साइज या परमाणु की त्रिज्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निश्चित होती है। किसी परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु में केवल एक ही कोश होगा। वह कौन सा कोश है? के कोश, ठीक है, क्योंकि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और किस परमाणु में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितने कोश हो जाएंगे? पहला के कोश 2 इलेक्ट्रॉनों का और दूसरा कोश जो रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाएंगे। और मान लो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में शेष बचे 6। तो लेकिन तीसरे में 8 चाहिए संतुष्ट होने के लिए। फिर परमाणु क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए अपने निकटतम परमाणु से
2 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा कर लेता है। तो बच्चों इस तरह से अपना बाह्य कोश पूरा कर लेते हैं। अगर बाह्य कोशिका संतुष्ट नहीं है तो ये परमाणु अपने निकटतम परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का ये साझा कर लेते हैं। तो बच्चों इसको कहा जाता है क्या? परमाणु की संरचना या परमाणु का साइज। तो परमाणु की संरचना, साइज या परमाणु की त्रिज्या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। अब अगला हम देख रहे हैं, देखो अब यह है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु बहुत से परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ के अणु बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कण हो जाता है और इस तरह से अणुओं के रूप में हम परमाणु के अस्तित्व को देख सकते हैं। जो अगला है अणु क्या है? अणु क्या है? तो अणु क्या है? परमाणुओं के समूह को अणु बोला जाता है। आगे हम देख रहे हैं यौगिक। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसको बच्चों यौगिक कहा जाता है। ठीक है। अगला है हमारा रासायनिक सूत्र लिखना। तो बच्चों रासायनिक सूत्र लिखना यानी सबसे पहले हम तत्वों को उनके संकेत के रूप में लिखते हैं। संकेत के रूप में लिखने से हमारा काम बहुत ही सरल आसान हो जाता है और हम कम समय में अच्छा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे क्लोराइड है। क्लोराइड लिखने में हमें समय लगेगा तो उसको हम संकेत रूप में Cl लिखेंगे तो हमारा काम सरल आसान हो जाएगा और हम इसको कम समय में बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे। बच्चों अगला जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन लिखने में समय जाएगा और हम परेशानी भी होगी, समय भी जाएगा, कठिन भी हो, तो हम इसको H यानी संकेत के रूप में लिख देते हैं। तो बच्चों संकेत के रूप में लिखने से हमारा काम सरल हो जाता है और हम जब इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो समीकरण के रूप में लिखने से हम जब अभिकारकों 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को लेते हैं तो बच्चों अभिकारकों के बीच में धन का निशान लगाना आवश्यक होता है और जो हमारे उत्पाद बने हैं यानी मिलके जो नया तत्व या नए पदार्थ बनता है तो उसको तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। और जब हम समीकरण लिखते हैं तो बच्चों समीकरण में हमको ये ध्यान देना होता है कि अभिकारकों की मात्रा और उत्पाद की मात्रा दोनों में समान होना चाहिए। ठीक है। तो तीर के दोनों तरफ के हम परमाणुओं की गिनती गिन लेते हैं और दोनों मात्रा समान कर लेते हैं तो इसको संतुलित कहा जाता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है तो जैसे यहाँ ये दिया हुआ है सरल एककों के सूत्र। तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, तो हाइड्रोजन का संकेत है H, क्लोराइड का है Cl। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, क्लोराइड की संयोजकता 1 है। तो इसमें इनको ना direct रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ तो बच्चों दोनों की संयोजकता 1 है तो लिखने के लिए जब हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम लिख देंगे HCl। ठीक है। लेकिन आगे जब हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का संकेत है सल्फाइड का S है। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है लेकिन सल्फाइड की संयोजकता 2 है। तो बच्चों जैसा हमने कहा कि इसको क्रॉस विधि द्वारा मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन को 2 संयोजकता के साथ जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन को लिखेंगे H2 और सल्फर को 1 संयोजकता के साथ जोड़ेंगे तो सल्फर को लिखा जाएगा H। ठीक है। सल्फाइड को तो जब हम इसको संकेत के रूप में लिखेंगे बच्चों तो इसको लिखा जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CCl4 में C कार्बन और क्लोराइड का Cl है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, क्लोराइड की 1 है। तो कार्बन क्या कुछ नहीं लिखा जाएगा कि एक कुछ नहीं लिखा जाता और कार्बन की संयोजकता किसके साथ लिखी जाएगी? क्लोराइड से जोड़ बहुत ही मजबूत हो जाता है तो इसको हम त्रिक रूप से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। अब है आणविक द्रव्यमान निकालना यानी अणुओं का द्रव्यमान निकालना। ठीक है। तो अणुओं की मात्रा को देख के उनका द्रव्यमान निकाला जाता है यानी किसी भी तत्व में कितने संगठक परमाणु हैं तो उन संगठक परमाणुओं की गिनती देख लें और उस आधार पर सबका द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान निकालना बच्चों बहुत ही आवश्यक है तभी हमें पदार्थ की
बाकी का पता चलता है। ठीक है, आगे है सूत्र इकाई द्रव्यमान, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान को हम कैसे लिख सकते हैं। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का जोड़ होता है। सूत्र इकाई में क्या किया जाता है, जैसे मान लो H2O है, जल है, ठीक है, तो जल में देखना है हमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हम परमाणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 H2O, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हमने निकाल लिया, फिर हमने दोनों को ये टोटल कर लिया, तो इस तरह से जल का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। तो बच्चों इस बात में हमें देखना है कि किसी तत्व में कितने या किसी उसमें किसी इकाई में कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो इन परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं और उन द्रव्यमान अलग अलग लिख के फिर उनको टोटल कर लेते हैं, जैसा कि हमने जल का देखा। ठीक है, तो इस तरह से हम सूत्र इकाई द्रव्यमान को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है मूल संकल्पना। मूल संकल्पना यानी मूलों की कल्पना या संकल्पना करना या गणना करना। मूल यानी मूलर परमाणु या अणु, उनको मूल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया का उदाहरण जैसे इन्होंने दर्शाया है 2H2+O2। आपको ज्ञात होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा O2 है, तो उसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के आगे भी हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होना चाहिए, तो H2 के आगे 2 लगा दिया, तो 2H2+O2 इक्वल टू में क्या आ गया 2H2O। तो जल का पानी के 2 अणु, पानी के कितने अणु बने, 2 अणु बने, तो इसमें दिया है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। तो हमने 2H2O में हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 4, हाइड्रोजन के 4 हैं और 1 अणु का द्रव्यमान है 1 यूनिट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हो गया 4 यूनिट और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, आगे 2 लगा है H2O के, तो हाइड्रोजन के 2, तो हाइड्रोजन के 1 अणु का द्रव्यमान है, 1 मोल का द्रव्यमान है 16, तो 2 का हो गया 32। तो बच्चों हमने 32 में हम 4 जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 36 यूनिट या इकाई, तो ये हमारा 2H2O का कुल द्रव्यमान कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम मोल संकल्पना यानी मोलों की गिनती गिन के हम उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमारे पूरे मोल की या पूरे तत्व की या संपूर्ण पदार्थ के परमाणुओं की हमारी संख्या और उनका द्रव्यमान को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारा मोलर द्रव्यमान, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय में हमने क्या देखा, इस अध्याय में हमने देखा कि परमाणु क्या कहलाते हैं और अणु क्या कहलाते हैं। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और अणु जो है बहुत से परमाणुओं से मिलकर बनता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान ये है कि हमें सभी परमाणुओं के संकेतों को याद करना होगा। अगर हमें अपनी अध्ययन सामग्री को सरल और आसान बनाना है तो हमें सभी परमाणुओं के संकेतों को याद करना होगा, जो कि पेज संख्या 38 पर दी हुई है। ठीक है बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम का संकेत Al दिया है, आर्गन का Ar दिया है, बेरियम का Ba दिया है, बोरान का B दिया है, ब्रोमीन का Br दिया है, कैल्शियम का Ca दिया है, कार्बन का C दिया है, क्लोरीन का Cl। तो इस तरह से बच्चों हम संकेतों को पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा काम सरल और आसान हो जाता है। तो बच्चों हम संकेतों के रूप में देखकर या संकेतों के रूप में लिख के हम अपने काम को सरल बना सकते हैं। जैसे कॉपर का Cu है संकेत, फ्लोरीन का संकेत F है, स्वर्ण या गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का संकेत H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है और सीसा या लेड का इसका Pb है, मैग्नीशियम का Mg संकेत है, नियान का Ne है। तो बच्चों ये संकेत हैं। नाइट्रोजन को N, देखो संकेत रूप में लिखने से हमारा काम कितना सरल हो जाता है। ऑक्सीजन का O है संकेत, पोटेशियम का K है, सिलिकॉन का Si है, चांदी या सिल्वर उसको Ag है संकेत, सोडियम का Na है, सल्फर का S है,
यूरेनियम का केवल यू लिखना है तो वो यूरेनियम का संकेत है। इसी तरह से जिंक का संकेत क्या है, Zn। तो बच्चों हम शब्दों में न लिख के जब हम इन्हें संकेतों के रूप में लिखते हैं तो हमारा काम बहुत ही सरल, आसान और कम समय में हो जाता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने देखा परमाणु एवं अणु और परमाणुओं की गिनती निकालना या उत्पादों और अभिकारकों की संख्या को निकालना और किसी तत्व में कितने परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं के द्रव्यमान को निकाल लिया जाता है। जैसे एक परमाणु है तो एक परमाणु का द्रव्यमान ले लिया, मान लो 4 परमाणु हैं तो हमने चारों परमाणुओं के द्रव्यमान ले लिया और उनको जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारी मोल संकल्पना या जिसको बोला जाता है मोलर संकल्पना को बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर आपको डाल दिए हैं, जो आपको शीघ्रता से, जितनी शीघ्रता से हो उतनी शीघ्रता से आपको ये याद करने हैं। और इसमें अगर अध्याय 1, 2, 3, 4 वैसे तो हमने अध्याय 7 तक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, और यहाँ तक अध्याय 3 तक हमने रिवीजन करा दिए हैं। तो अध्याय 3 तक जो भी आपको कठिनाई होती है या जो आपको परेशानी होती है तो बच्चों उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आपका अध्ययन सामग्री में कोई रुकावट ना आए, ठीक है। अब आगे हम जो देखेंगे वो है हमारा परमाणु की संरचना, ठीक है। अध्याय 4 है हमारा परमाणु की संरचना। तो अध्याय 4 में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि परमाणु में जो पदार्थ होते हैं जिनको बोला जाता है अपरमाणुक कण। तो परमाणु में 3 प्रकार के अपरमाणुक कण होते हैं। कौन कौन से आपको याद ही होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ना इस पर धन ना ऋण, तो ये उदासीन कहलाता है। ये दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। और बच्चों नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिस पर कि ऋण आवेश होता है। तो ये लगातार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। तो इस तरह से हमने परमाणु की संरचना का अध्ययन किया, ठीक है बच्चों।